हे गाइस, कैसे हो आप सब। मैं हूं सीपीएश गुप्ता और आज हम नेक्स्ट वीडियो में एक और मेथड डिस्कस करने वाले हैं जहां से आप एज एन अकाउंटेंट चाहे फ्रेशर है चाहे एक्सपीरियंस है पार्ट टाइम में एक बहुत अच्छी इनकम जनरेट कर सकते हो। तो जिसमें ना मतलब सिर्फ बातें ऊपर ऊपर बातें नहीं करेंगे, पूरी स्ट्रेटेजी बनाएंगे और कहाँ से आपको मतलब पैसा कहाँ से आएगा, क्लाइंट कहाँ से आएंगे, कस्टमर कैसे मिलेंगे, और उसके ऊपर भी बेसिक नहीं एकदम एडवांस लेवल की स्ट्रेटेजी बनाएंगे। मतलब ट्रिक्स वो बताऊंगा जो शायद कोई आपको नहीं बताता है कि हाँ यहाँ से भी क्लाइंट्स मिल सकते हैं और ऐसे भी बिजनेस बन सकता है। तो आज हम जो करेंगे वो क्या करेंगे, क्लीन अप सर्जन बनेंगे। ठीक है, पिछली बार एक बार सीवी सर्जन बने थे, आई थिंक वो वीडियो अपलोड हो चुकी होगी, नहीं तो बाद में हो जाएगी। और यहाँ पे बैकलॉग अकाउंटिंग वाला काम करेंगे। अब बैकलॉग अकाउंटिंग क्या होती है, कैसे होता है, वो सब समझेंगे। यहाँ पे आपको क्या करना है, कोई जॉब की रिक्वायरमेंट नहीं है, किसी तरह की कोई जॉब नहीं करनी है। प्लस जो सीरीज में लेके आ रहा हूँ, अगर आप फर्स्ट वीडियो देख रहे हो तो मैंने आपको बताया था कि इसमें मल्टीपल मेथड मैं आपको शेयर करूंगा। मल्टीपल मेथड्स को आप सबको फॉलो कर सकते हो ताकि आपकी जो पार्ट टाइम वाली इनकम है, जितना आपके पास टाइम है, आप उसको मल्टीपल टाइम ग्रो कर सकते हो। चलो, अब सबसे पहले बात करते हैं। अभी क्या मैक्सिमम जो अकाउंटेंट्स है ना, उनके साथ प्रॉब्लम क्या है, वो पर मंथ अर्न कर रहे हैं 12 से 15 हज़ार रुपये पर मंथ कह रहा हूँ मैं। अभी जो मेथड बता रहा हूँ वो मैं वीक में बात कर रहा था, 5 से 10 हज़ार रुपये। यहाँ पे महीने का फुल डे जॉब करके, वो पार्ट टाइम है जो मैं बता रहा हूँ, और नॉर्मली अभी क्या है, फुल डे जॉब कर रहे हैं और तब जाके उतना अर्न कर रहे हैं। स्ट्रिक्ट आवर्स है, 9 to 5 तो कहने के होते हैं, उससे ज़्यादा ही काम करना पड़ता है, आपको पता है। आना जाना वहाँ पे ओवर टाइम वो सब उसमें इंक्लूड हो जाता है। और डेलिंग बोरिंग एंट्री वाला काम कर रहे हैं वो सब चीज़ें, और उसके लिए आपको कई बार डिग्री की रिक्वायरमेंट होती है जॉब के लिए, या स्किल्स आपको हाई चाहिए तो यहाँ पे भी, बट उतना ज़्यादा स्ट्रिक्ट नहीं है। अगर आप काम अच्छे से कर पा रहे हो दैट्स टोटली गुड। ठीक है, अब आपको करना क्या है, देखो यहाँ पे तो अभी वीडियो किस टाइम देख रहे हो उस टाइम पे डिपेंड करता है, क्योंकि यूट्यूब पे शायद थोड़ा सा आगे पीछे हो सकती है अपलोड होने में। ये अगर आपका मार्च एंड वाला पीरियड है, या आपका आईटीआर पीरियड है, या ऑडिट वाला टाइम पीरियड है, कहने को तो मैं कहूँ पूरा साल ही कुछ ना कुछ चलता ही रहता है, तो हमेशा ही ये आपके लिए डिमांड में रहने वाली है। बट जब अकाउंटिंग फाइनल हो रही होती है उस टाइम पे ज़्यादा होता है। जो मार्च से लेकर आपका डिपेंड करता है क्लाइंट कैसा है, लगभग सितंबर तक का ये पीरियड जो होता है ना, 6 महीने, ये इस टाइम पे इस तरह का काम आपको बहुत ज़्यादा मिलता है। ठीक है, अब यहाँ पे हमें करना क्या है, जो मैं आपको बता रहा था ना, ये वर्ड आपको यूज़ किया था, बैकलॉग अकाउंटिंग। बैकलॉग अकाउंटिंग का मतलब क्या है, पुरानी अकाउंटिंग का ना बहुत सारा इकट्ठा हो गया इस काम। मल्टीपल रीजंस होते हैं, और ये आपको सोचने में शायद लगेगा, जब मैं बोलूँगा तो आपको लगेगा कि सर कहाँ इतने लोगों का, कहाँ ऐसे क्लाइंट मिलेंगे। बट रियल मार्केट में जब आप जाओगे ना तो आपको समझ में आएगा कि ऐसे बहुत 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 सारे क्लाइंट्स हैं, बहुत दुनिया भर के क्लाइंट हैं। कैसे क्लाइंट, बैकलॉग क्लाइंट का अकाउंटिंग मतलब हो गया, एक तरीका होता है कि आप रोज का रोज अकाउंटिंग करते जा रहे हो। एक नॉर्मल बिजनेस है, वो क्या कर रहा है, डेली की एंट्री कर रहा है, वीकली एंट्री कर रहा है, अपना हिसाब रोज का रोज अपना प्रॉपर मेंटेन होकर चल रहा है, वो तो एक सिंपल हो गया। दूसरे केस में जहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे आपसे, वो ये कह रहा हूँ कि उसने ना पिछले 6 महीने में, साल भर में, 1.5 साल 2 साल एंट्री ही नहीं करी है, कुछ हिसाब ही नहीं बनाया, कुछ अकाउंट्स ही मेंटेन नहीं कर रहा है। ऐसे वाले क्लाइंट्स का जो काम आपको एक साथ मिला है, अब यहाँ पे आपको काम कैसा मिला कि पिछले 6 महीने का अकाउंट्स नहीं बन रखा है, या पूरे साल का नहीं बन रखा है, अब वो बना दो आप। ये कहलाता है बैकलॉग अकाउंटिंग। ठीक है, पूरा एक साथ आपको एक टाइम पे ही बनाना पड़ गया। तो यहाँ पे ना आपको क्लाइंट्स मल्टीपल अलग अलग तरीके के क्लाइंट्स मिलते हैं। देखो कुछ क्लाइंट्स के केस में क्या होता है, कॉमन क्यों है, पहला क्लाइंट तो वो मिलेगा जिसको ना पता ही नहीं था कि अकाउंटिंग बनानी है, पूरे साल अकाउंट्स ने पे उसने ध्यान ही नहीं दिया, सो रहा था, जो भी कर रहा था, नॉलेज नहीं थी। अब जब साल का आखिरी आया तब ध्यान आया, अरे भाई हाँ अकाउंटिंग का भी तो काम होता है, ये भी तो कराना होता है, ये भी तो जरूरी है। तो अब वो सो के जागे हैं, तो वो जो जागे हैं उनका काम आपको करना पड़ेगा। सेकंड कैसा होता है कि सीए के पास, कुछ ऐसे ही क्लाइंट सीए के पास आते हैं, तो सीए के पास में अब क्या होता है कि टाइम पीरियड जो लास्ट मोमेंट वाला होता है उनके पास फुर्सत नहीं होती, वो आईटीआर वगैरह में, ऑडिट में, इन सारी चीज़ों में इतने उलझे होते हैं। तो वहाँ पे वो जब उलझे होते हैं तो उनके पास इस तरह के क्लाइंट आते हैं, वो मना कर देते हैं, या उनको टेंशन होती है, समझ में नहीं आता कैसे करें। तो यहाँ पे भी सीए के थ्रू भी आपको वो काम मिल जाता है। कैसे मिलेगा, क्या होगा, मैं बताऊंगा अभी आपको। फिर इसके अलावा क्या होता है कि कुछ अकाउंटेंट्स बीच में छोड़ के चले गए, या कुछ रीज़न ऐसा हो गया था कि वहाँ पे अकाउंटिंग बनी नहीं पाई। बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, कुछ भी रीज़न ऐसा हो सकता है कि पिछले 6 महीने में हिसाब ही नहीं बना, या जिसने अकाउंट्स मेंटेन किए थे वो डेटा ही लेके गायब हो गया, या फिर ऐसा हो सकता है जिस पेन ड्राइव में या जिस कंप्यूटर में बनाए थे वो ख़राब हो गया, तो सारा कुछ बेकार हो गया। तो इस तरह के बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, और ऐसे बहुत सारे क्लाइंट मिलेंगे। जो छोटे क्लाइंट्स हैं वो हिसाब बनाते नहीं, जब आईटीआर वगैरह का टाइम आता है तभी उनको याद आता है कि मुझे अकाउंट्स बनाना था। तो ऐसे क्लाइंट आपको मार्केट में बहुत सारे मिल जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात उसमें नहीं है। तो आपको क्या है कि यहाँ पे ना
ये जिन्होंने 6 महीने या उससे ज़्यादा का टाइम से अपना हिसाब नहीं बनाया तो उनका आप काम करोगे। यहाँ पे मैंने आपको बताया क्योंकि सीए लास्ट मोमेंट पे इसलिए मना कर देते हैं, बहुत काम हो जाता है यहाँ पे और वो अपने काम में बिजी हैं, तो इसलिए इस चीज़ पे ज़्यादा फोकस वो करते नहीं। आपका काम क्या है, क्लीन अप सर्जन है, जो मतलब सर्जन मतलब डॉक्टर वाला सर्जन नहीं, यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, अकाउंट्स की सर्जरी करके उसको सारा ठीक कर रहे हो, ठीक है, जो भी गड़बड़े इंटरनली वो सारी चीज़ें सही कर रहे हो। और अगेन मैं बताऊँ, आपको लगता है कि इसके लिए कोई मुझे सर्जन की डिग्री चाहिए या कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चाहिए, ऐसा नहीं है। आपको बेसिक्स पता होने चाहिए, मतलब आपको टैक्सेशन और अकाउंटिंग वगैरह आनी चाहिए। अब डिपेंड करता है, देखो अगर आप ऑलरेडी एडवांस कोर्स सीख रहे हो तो आपको वो चीज़ें आती हैं, देन यू कैन डायरेक्टली गो विद इट। अगर नहीं आता तो थोड़ा सा स्किल्स आपको डेवलप करनी पड़ेंगी, बट अर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ बहुत है, ठीक है। और या आप अकाउंटेंट ऑलरेडी किसी कंपनी में काम कर रहे हो, आपको अकाउंटिंग की नॉलेज है, तो आप डेफिनेटली कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको मतलब क्या है, कोई जॉब नहीं चाहिए, आप गिग पे काम करोगे, मतलब आप अपना इंडिविजुअली फ्रीली काम कर सकते हो, ठीक है। तो जो 6 महीने का काम है नॉर्मली 2 दिन में हो जाएगा, कैसे क्या है वो बात करते हैं, और मतलब 2-3 दिन में, हफ्ते भर में भी अगर काम हो गया तो उसी हिसाब से जितना काम है उतने हिसाब से आप उसकी पेमेंट ले सकते हो। चलो अब कंपैरिजन टेबल करते हैं, मतलब एक रेगुलर जॉब में और इसमें क्या फ़र्क होता है, ताकि आपको थोड़ा सा क्लैरिटी उसके मिल जाए। यहाँ पे ना आपको डेली चेक करना, मतलब जो नॉर्मल जॉब है वहाँ पे डेली का डेली हिसाब रखना है, डेली देखना है आज कितना कैश आया, कितना कैश गया, फिर उसकी एंट्री करना है, वो सब करना है। वहाँ पे आपको वेंडर से कोऑर्डिनेट करना पड़ता है, मतलब जो सेलर हैं, जिनसे क्रेडिटर बायर डेटर्स हैं, सेलर बायर्स हैं, उनसे बात करना होता है कि पेमेंट आ गई नहीं आ गई, उधार चला गया, उनको इन्वॉइसेस इशू करनी, ये सारा काम भी आपके ऊपर बर्डन होता है। यहाँ पे इन दोनों चीज़ों की दिक्कत नहीं है। ऑफिस पॉलिटिक्स वो झेलनी पड़ती है, यहाँ पे वो नहीं करना पड़ेगा आपको। और मटेरियल में नीडेड, मतलब वहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें चाहिए होती है। यहाँ पे आपको क्लाइंट से मेनली क्या चाहिए, सिर्फ 3 चीज़ें चाहिए, बैंक स्टेटमेंट, जीएसटी डाटा और उनके बिल, ये 3 चाहिए। तो यहाँ पे क्योंकि अभी क्या हो रहा है, क्लाइंट आपके पास एक लास्ट मोमेंट पे आ रहा है, तो आपको रोज रोज का वाला काम नहीं करना है। अब उसको क्या करना है, आपको सारा पूरे साल में जो हुआ उसको देखा, उसकी एंट्री फाइल आउट करी और काम आपका हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे आपका वर्क की जो स्कोप होता है वो लिमिटेड होता है, ईजी होता है कंपेरेटिव टू फुल ईयर। अच्छा, अब यहाँ पे एक मैजिक फार्मूला मैंने लिखा था ये आपके लिए, मतलब थोड़ा सा समझ में आ जाए आपको, इसलिए करा था। बैंक स्टेटमेंट है, आपने सेल परचेज की एंट्री कर दी और बिल चढ़ा दिया, तो मतलब आपका टैली का मैच हो गया और आपका काम लगभग लगभग पूरा हो गया। चलो पार्ट 3 करते हैं, एग्जीक्यूशन कैसे करना है, इसको एक्चुअल में इंप्लीमेंट कैसे करना है। सबसे पहले देखो आप क्या करोगे, आपने ऑडिट चेक करोगे। ऑडिट मतलब वो वाला ऑडिट नहीं, ऑडिट मतलब आप चेक करोगे कि कैसे, कि उनकी जो टैली है अगर उसमें उन्होंने बना रखा है, कुछ अकाउंट्स आधे अधूरे बना रखे हैं, तो उसमें देखोगे सस्पेंस अकाउंट है क्या, उसमें अमाउंट ज़्यादा बड़ी है क्या, कैश बैलेंस उनका नेगेटिव आ रहा है क्या, अगर ओपनिंग बैलेंस में डिफरेंस आ रहा है तो मतलब यहाँ पे गड़बड़ ज़्यादा है, अकाउंटिंग प्रॉपर नहीं हुई है, आपको उनको थोड़ा ठीक करना पड़ेगा। तो मतलब ये साइन हो गए कि तब अकाउंट्स बने हैं बट प्रॉपर नहीं बने हैं, तो यहाँ पे भी आप काम कर सकते हो। जिसके बना ही नहीं है, जिसने कुछ भी नहीं किया, उसका तो आप कर ही सकते हो, कोई दिक्कत ही नहीं है। क्लीन अप वर्क में क्या होगा, आप पहले क्या करोगे, बैंक की एंट्रीज है ना वो सारी पास आउट कर लो। प्रोसेस बता रहा हूँ, मतलब नॉर्मली एक फॉलो होता है। जब आप किसी का शुरू से काम कर रहे हो, पहले तो जो बैंक स्टेटमेंट है ना उसमें जो बिजनेस की ट्रांजेक्शन है उनको रिकॉर्ड कर लो, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करो, सेकंड लेवल पे आप बिल जो है, बिल को रिकॉर्ड कर लो, मतलब जो उन्होंने परचेज करी है, सेल करी है, उनको रिकॉर्ड कर लो। जो बैंक में होगी उनको दोबारा रिपीट करने की जरूरत नहीं, कुछ कैश में सेल हो सकती है ना, तो कैश सेल और कैश परचेज वाली ये दूसरे अकाउंट से करिए, किसी और मेथड से करिए, उनको आप इसमें रिकॉर्ड कर लो। फिर उसके बाद क्या है कि बस अब क्या है, रिकॉन्साइल कर लो कि सारी चीज़ें आपकी टोटल बेसिस पे होगी, और अगर उनका जीएसटी का है तो वो मैच कर लेना है। अब यहाँ पे क्या है, देखो बात समझो, ये तो आपका पहला मेथड हो गया, ठीक, अकाउंटिंग वाला काम कर लोगे। क्लाइंट वगैरह कैसे मिलेंगे, क्या चार्ज करना है, वो भी हम बात करते हैं। उसके अलावा में ना आप यहाँ पे उससे क्या कर सकते हो कि जो जीएसटी का काम है इसको चेक करने के अलग से पैसे ले सकते हो, ठीक है। कि देखो अकाउंटिंग मैंने कर दी है, अब आपकी जीएसटी भी सही फाइल हुई है या नहीं है वो भी मैं चेक कर दूंगा। आपने टू जो आईटीसी लेना था 2A 2B में, अब तो 2B चलता है, तो उसका आपने सही से ले लिया है नहीं ले लिया, लाइबिलिटी प्रॉपर पे हो गई है नहीं हुई है, वो सारी चीज़ें भी मैं चेक कर दूंगा। उसका पैसा आप एक्स्ट्रा ले सकते हो। एक बार क्लाइंट आ गया तो फिर तो वो आपके पास आ गया, उसका जीएसटी भी करो, आईटीआर भी करो, बैंक लोन का भी काम करो, एमएसएमई का भी करो, सारे काम करो। एक क्लाइंट आपको महीने का 15-20 हज़ार रुपये एक क्लाइंट दे जाएगा, अगर आपको सारी नॉलेज है। जितनी नॉलेज है उतनी सर्विस आप दोगे, जितनी सर्विस आप दोगे एक क्लाइंट से उतना पैसा आपके पास आएगा, और दूसरा क्लाइंट आपके ऊपर ज़्यादा डिपेंड होगा, छोड़ के भी नहीं जाएगा, ठीक है। तो चलो अब यहाँ पे मेन बात करते हैं, क्लाइंट्स कैसे मिलेंगे। सबसे पहली चीज़, आपको जगह जगह जाके जॉब के लिए अप्लाई नहीं करना है, इंटरव्यू देना नहीं है, आपको क्लाइंट्स ढूंढना है, दोनों में फ़र्क समझना है, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले क्या, सी ओवरफ्लो, जिसके बारे में मैंने बात करी थी कि सीए के लास्ट मोमेंट पे ना वर्कलोड ज़्यादा हो जाता है। ऐसे क्लाइंट जो आते हैं ना वो टेंशन में ऐसी है कि भाई
मैं ITR का काम करूँ, ऑडिट का काम करूँ, ये सब करूँ, ये इनका अकाउंट्स बनाऊँ। अब उनका स्टाफ भी उसी काम में, ऑडिट वगैरह में, ITR में बिजी होता है। आप ऐसे CS से बात कर सकते हो कि देखो इस तरीके का कोई काम आएगा, वो मुझे देना, अकाउंटिंग का काम मैं आपको करके दूंगा, बाकी काम आप कर लेना, ठीक है। तो यहाँ से भी आपको क्या है, क्लाइंट्स मिल जाएंगे, उनसे वर्क मिल जाएगा। फिर दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट, आपको क्या करना है, जो टैली सेल करने वाला, टैली कंपनी के ना नॉर्मली क्या होता है, शहर वाइज या रीजन वाइज सेल्स एजेंट होते हैं, और वो नॉर्मली लिमिटेड होते हैं, मतलब वो एक पर्सन को ही सारा काम दे रखा होता है उन्होंने। ढूंढो, उससे कांटेक्ट कर लो। अब उसको पता है कि कहाँ पे क्या काम पूरा चल रहा है नहीं चल रहा है, उनको पता होता है इन चीज़ों का। उससे कांटेक्ट करो, उससे कहो कि देखो आप टैली सेल आउट कर रहे हो ना, क्लाइंट्स ढूंढ रहे हो, अब आप जब टैली दोगे किसी को, बेचोगे, उसने मतलब आज तक टैली यूज़ नहीं करी थी, उसका पुराना काम पेंडिंग होगा, ऐसे क्लाइंट आप मुझे बताना, क्योंकि आपको भी फायदा, आप उसका पुराना काम सारा पूरा उसको कह रहे हो कि देखो भाई ये सर्विस भी मैं आपको दिलवा दूंगा कि पूरा काम आपका नए सॉफ्टवेयर में हो जाएगा, तो वो आपका सॉफ्टवेयर भी जल्दी परचेज करेगा, टैली भी जल्दी परचेज करेगा। अदरवाइज उसके माइंड में होगा यार पुराना काम मेरा दूसरे सॉफ्टवेयर में है, या मैंने तो करा ही नहीं था, नए टैली का मैं क्या करूंगा, देखेंगे। तो आपका सॉफ्टवेयर बिकने में भी दिक्कत है ना, इस काम के कारण आपके सॉफ्टवेयर में भी थोड़ा फायदा होगा, मुझे भी फायदा होगा, और जो डिपेंड करता है आप उनको भी थोड़े फीस शेयर कर सकते हो क्लाइंट लाने के हिसाब से, जैसे भी वो समझ जाओ आप, ठीक है ना। तो वो सारी चीज़ें कर सकते हो। अब इनकम मैच समझते हैं। देखो जो स्मॉल डीलर है जिसका एक बैंक अकाउंट है, 40-50 बिल है, तो आप उससे 3 से 5 हज़ार रुपये वन टाइम फीस ले सकते हो, ठीक है। जो मीडियम है जिसके 200 से ज़्यादा बिल है, पूरे साल का काम है, उससे आप 8 हज़ार से 12 हज़ार रुपये ले सकते हो, वो आराम से पे करेगा। बात समझो, अकाउंटेंट को हायर करता है तो फुल टाइम अकाउंटेंट 15-20 हज़ार रुपये तो जूनियर अकाउंटेंट भी ले जाते हैं, ठीक है। फिर वो मिस्टेक करते हैं, 10 चीज़ें होती हैं, वहाँ पे प्रॉब्लम आती है। आपको तो साल में सिर्फ एक बार पे करना है ना। एवरेज क्या बना उसका, अगर आपने उनसे 24 हज़ार रुपये भी ले लिए, तो क्या महीने का 2 हज़ार रुपये तो बना, 12 महीने का अकाउंटिंग कर रहे हो, तो वो आराम से पे करेगा। बेचना आपको आना चाहिए, वैल्यू दिखानी आपको आनी चाहिए, क्लाइंट आपको पे करेगा, ठीक है। तो वीकेंड में आपको क्या काम करना है कि 2 ऐसे स्मॉल क्लाइंट भी मिल गए ना, ये तो मैं स्मॉल वाले की बात कर रहा हूँ, पहले वाले की, तो आपका 10 हज़ार रुपये महीने का काम हो गया। सिर्फ वीकेंड में 2 क्लाइंट का आपने ऐसे काम कर लिया, सिर्फ 2 क्लाइंट पे आप 10 हज़ार रुपये महीना कमा पा रहे हो। और ये ना जो फ्रेशर फुल टाइम सैलरी होती है उसके बराबर हो जाती है। क्या 10-15 हज़ार रुपये वहाँ मिलते हैं, यहाँ 2 क्लाइंट का, और उनका कितना ही काम करना है आपको, आराम से अपने घर पे बैठ के काम कर रहे हो, पार्ट टाइम में कर रहे हो, तो उससे ज़्यादा आप कर सकते हो। बढ़ाना कितना ही चाहो आप इसको कितना ही इंक्रीज कर सकते हो। अब जैसे मैंने आपको ये बताया था ना, CA से काम मिल रहा है, आपको क्या लगता है एक CA से अगर आपकी बात बन गई तो वो 1-2 फाइल देगा आपको, वो आपको बहुत सारी फाइल्स दे देगा। और फिर जो टैली वाला पर्सन है, वो टैली वाला पर्सन भी उसका तो रोज का काम है ना, तो वो ऐसे आपको और क्लाइंट देगा। तो इस तरीके से आप बात कर सकते हो, ठीक है। तो आपके में सिर्फ कंक्लूजन अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे एक प्रॉब्लम क्या है कि कॉन्फिडेंस वाला बैरियर है, कि आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बिल्डअप करना होगा, नॉलेज लेनी होगी। बिना नॉलेज के जाओगे तो शुरू में काम गड़बड़ कर दिया, दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। और आपको कोई डिग्री नहीं चाहिए, आर्ट्स कॉमर्स साइंस किसी भी स्ट्रीम को कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो बस प्रैक्टिस वगैरह की चीज़ें हैं यहाँ पे, और तो ऐसा कुछ नहीं है। आपको जो सीखना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक्स हैं, उनको एक बार गो थ्रू कर सकते हो, तो वो वहाँ से आपको सारी नॉलेज मिलनी शुरू हो जाएगी, ठीक है। एक बार उनसे देखो, सीखो थोड़ा थोड़ा। और अर्निंग स्कोप बहुत ज़्यादा है, मतलब ये तो सिर्फ मैं आपको एक एक चीज़ बता रहा हूँ। अगर आप इनको फुल फ्लेज अपना करियर बनाते हो तो स्टूडेंट्स अर्न करते हैं 10 लाख रुपए से लेकर ऊपर, कहीं कहीं, मतलब लिमिट नहीं है। जितना आप हैंडल कर सकते हो, जितना आप ग्रो कर सकते हो, उतना आप इसमें कर सकते हो। जॉब में प्रॉब्लम होती है कि वहाँ पता है कि भाई कोई आपको 2 लाख रुपए महीना तो नहीं पे करेगा ना जॉब में, लेकिन बिजनेस में आप अर्न कर सकते हो, वहाँ कोई लिमिट नहीं है। तो इस चीज़ को समझना होगा। बाकी डिस्क्रिप्शन में अगेन आई एम सेइंग, वहाँ से देख लो, सारे लिंक्स आपको मिल जाएंगे, ठीक है। बाय बाय।